फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग मैं बताने वाला हूँ एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कोऑपरेशन का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो जाएगा जो बैंक के राष्ट्रीयकरण से संबंधित है। पहला क्वेश्चन कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या होता है। दूसरा इसमें से यह फाइनल हो जाएगा कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण का क्या प्रभाव पड़ा। और तीसरा यह कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण का क्या उद्देश्य है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या होता है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में व्यक्त किया जाता है जिसके द्वारा राष्ट्रीय अथवा राज्य सरकार को किसी भी विधान के माध्यम से निजी उद्योग यहाँ तक कि परिसंपत्ति को अपने हाथों में लेने का अधिकार है, जिसे प्रायः सार्वजनिक स्वामित्व कहा जाता है। दोस्तों, जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है वह एक ऐसी प्रक्रिया होती है या उसी ऐसी प्रक्रिया के रूप में व्यक्त किया जाता है जिसके द्वारा राष्ट्रीय या केंद्र अथवा राज्य सरकार, जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है वह एक ऐसी प्रक्रिया होती है या ऐसी प्रक्रिया के रूप में व्यक्त किया जाता है जिसके द्वारा केंद्र अथवा राज्य सरकार को किसी भी विधान के माध्यम से निजी उद्योग संगठन यहाँ तक कि परिसंपत्ति को अपने हाथों में लेने का अधिकार होता है, जिसे प्रायः सार्वजनिक स्वामित्व कहा जाता है। तो दोस्तों, इसे ये हो गया बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अब देखेंगे बैंकों के राष्ट्रीयकरण की क्या प्रक्रिया होती है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार एग्जाम पूछता है बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित क्वेश्चन। तो देखते हैं, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण करने के लिए सरकार द्वारा आरबीआई अधिनियम लागू करने के पश्चात बैंकों का राष्ट्रीयकरण प्रारंभ किया गया था। दोस्तों, जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो उसमें आरबीआई मतलब भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण करने के लिए सरकार द्वारा आरबीआई अधिनियम लागू करने के पश्चात बैंकों का राष्ट्रीयकरण प्रारंभ किया गया था। उसके परिणामतः 1 जनवरी सन 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि पूछेगा भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी सन 1949 ईस्वी को हुआ था। अगला है, इसी प्रकार 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ एवं बाद में इसे भारतीय स्टेट बैंक के रूप में नाम दिया गया या प्रदान कर दिया गया। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उस वह पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। सन 1955 ईस्वी में इसका नाम बदलकर इसे भारतीय स्टेट बैंक के रूप में नाम प्रदान कर दिया गया, जो वर्तमान समय में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक एवं एक डीएसआईबी है, मतलब घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक है। आगे देखते हैं, उसके पश्चात वर्ष 1969 में भारत में कार्यशील 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सन 1980 में अन्य 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिससे राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या बढ़कर 20 हो गई। कुल कितनी हो गई? 20 हो गई। तो दोस्तों, यह हो गया बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया। अब देखते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों आवश्यक है। बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण होता है वह क्यों आवश्यक होता है, तो देखते हैं। और दोस्तों, यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चीन, क्या देख रहे हैं दोस्तों हम लोग, बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों आवश्यक है। चीन सन 1962 एवं पाकिस्तान 1965 के 7 युद्धों ने सरकारी राजकोष या सरकारी खजाने पर अत्यधिक दबाव डाला। सन 1962 से जो चीन का युद्ध हुआ और पाकिस्तान से सन 1965 में जो युद्ध हुआ, उससे जो सरकारी खजाना है उसके ऊपर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ा। लगातार 2 वर्षों से सूखे के कारण खाद्यान्न की गंभीर कमी हो गई एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पीएल 480 कार्यक्रम से भी समझौता किया गया। लगातार 2 वर्ष के सूखा के कारण खाद्यान्न की गंभीर समस्या भी हो गई दोस्तों, खाद्यान्न की कमी हो गई और राष्ट्रीय सुरक्षा से भी समझौता किया गया। सार्वजनिक निवेश में कमी के कारण परिणामी 3 वर्षीय योजना अवकाश ने कुल मांग को प्रभावित किया। सार्वजनिक निवेश में कमी के कारण परिणामी 3 वर्षीय योजना अवकाश ने कुल मांग को प्रभावित किया। अगला क्वेश्चन, सन 1960 से 70 के दशक में भारत की आर्थिक वृद्धि मुश्किल से जनसंख्या वृद्धि को पीछे छोड़ पाई एवं औसत आय स्थिर हो गई। सन 1960 से 70 के दशक में भारत की आर्थिक वृद्धि मुश्किल से जनसंख्या वृद्धि को पीछे छोड़ पाई और औसत आय स्थिर हो गई। अगला है, 1951 एवं 1968 के मध्य वाणिज्यिक बैंकों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में ऋण वितरण का अंश लगभग 2 गुना 34% से 68% हो गया, जबकि कृषि को कुल ऋण का 2% से भी कम प्राप्त हुआ। इस तथ्य के बावजूद कि 70% से अधिक आबादी उस पर ही निर्भर है। किस पर निर्भर है? कृषि पर। तो उससे हम लोग देख रहे हैं कि जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है वह क्यों जरूरी होता है, तो उसी को हम लोग देख रहे हैं इस टाइम।
अब देखेंगे बैंकों के राष्ट्रीयकरण का क्या उद्देश्य है। तो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार, कृषि क्षेत्र एवं इसकी संबंध गतिविधियां राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक बृहद योगदान करता थी। कृषि क्षेत्र एवं इसकी संबद्ध गतिविधियां राष्ट्रीय आय में बहुत बड़ी योगदान करता थी। अगला, राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य लोगों की बचत को अधिकतम संभव सीमा तक अभिनियोजित करना एवं उनका उपयोग उत्पादक उद्देश्यों के लिए करना है। अगला पॉइंट है, इसका उद्योग शहरी ग्रामीण विभाजन को रोकने के लिए अंतर एवं अंतरा क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना भी है। अगला पॉइंट, इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित होता है। इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करना होता है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित होता है। अगला है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का एक प्रमुख उद्देश्य वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग का विस्तार करना था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का एक मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग का विस्तार करना था। अगला है, यह कदम बैंकिंग को क्लास बैंकिंग से मास बैंकिंग में स्थानांतरित करने का था। यह कदम जो था वह बैंकिंग को क्लास बैंकिंग मतलब उच्च वर्गीय हेतु बैंकिंग से मास बैंकिंग आम जनता हेतु बैंकिंग या सोशल बैंकिंग में स्थानांतरित करने का था। अब देखते हैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रभाव। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का क्या प्रभाव पड़ा। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण से भारत की बैंकिंग प्रणाली में जनता का विश्वास जागृत हुआ। सबसे पहली बात दोस्तों की बैंकों के राष्ट्रीयकरण से भारत की बैंकिंग प्रणाली में जनता का विश्वास जागृत हुआ। आगे देखते हैं। अगला है, भारत में राष्ट्रीयकरण के 2 प्रमुख चरणों के पश्चात 80% बैंकिंग क्षेत्र सरकारी स्वामित्व के अंतर्गत आ गया। भारत में राष्ट्रीयकरण के 2 प्रमुख चरणों के पश्चात 80% बैंकिंग क्षेत्र सरकारी स्वामित्व के अंतर्गत आ गया। अगला पॉइंट, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की जमा राशि बढ़कर लगभग 800% हो गई एवं अग्रिमों में 11,000% का भारी उछाल आया भारी उछाल आया। आगे देखते हैं। सरकारी स्वामित्व ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की स्थिरता में जनता को निर्विवाद भरोसा एवं अपार विश्वास दिया। जो सरकारी स्वामित्व है इसने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की स्थिरता में जनता को निर्विवाद मतलब बिना विवाद के भरोसा और अपार विश्वास दिलाया। अगला है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली देश के सुदूरवर्ती मतलब दोस्तों दूर दराज के कोनों तक भी पहुंची। इस प्रकार वित्तीय समावेशन सुनिश्चित हुआ। अगला पॉइंट, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों विशेष रूप से कृषि क्षेत्र को ऋण का अधिक न्याय संगत एवं प्राथमिकता के आधार पर वितरण प्राप्त हुआ। अगला पॉइंट, बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने भारतीय कृषि विकास प्रक्रिया को विशेष रूप से हरित क्रांति की अवधि में निर्बाध एवं धारा रेखित किया। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है, उसका किस प्रकार से दोस्तों राष्ट्रीयकरण किया जाता है। तो इन सभी के बारे में बताया दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछता है। और दोस्तों कल आप लोगों का एग्जाम है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ वालों का, तो उन्हीं के लिए खास करके वीडियो बनाया गया था। और दोस्तों कल मैं आप लोगों को सुबह लेक्चर के माध्यम से और कुछ नोट के माध्यम से भी वीडियो बना के दे दूंगा जिससे आप लोगों की तैयारी अच्छी तरीके से हो जाएगी। और यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।